हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? 2 और 3 को आपका एग्ज़ाम है, तो आई होप अच्छी ही चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं 2019 का लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 2020, 2021 और 2022 का सॉल्यूशन कर चुके हैं सीडीपी का। आज 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं लेवल 2 के, टीजीटी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? चाइल्डहुड की नहीं बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक विद्यालय आयु, बाल्यकाल को ही बोलते हैं। सेकंड है स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज, ये भी बाल्यकाल को ही बोलते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट। गिरोह से पहले की आयु या गिरोह आयु, गिरोह आयु बोला जाता है बाल्यकाल को, गैंग एज। तो यहाँ से ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड, गिरोह से पहले की आयु। प्री गैंग एज है जो, वो अर्ली चाइल्डहुड को बोला जाता है। तो यहाँ से अगर बाल्यकाल की छांटनी है तो प्री गैंग एज नहीं आएगा, गिरोह आयु राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदता पूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? मंगोलिज्म जो बच्चे होते हैं उनका हमें आईक्यू बताना है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 36 to 51। जो मंगोलिज्म होते हैं उनका आईक्यू इतना होता है। अच्छा, जो 20 और 25 से होते हैं ना, इनको बोलते हैं गंभीर मानसिक मंदता, सेवर मेंटल रिटार्डेशन। और जो बिलो 20 होते हैं इनको बोला जाता है गहन मानसिक मंदता। ठीक है, और मंगोलिज्म कहा जाता है जिनका आईक्यू 36 to 51 होता है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना, नोट वाला क्वेश्चन है। सामाजिक रूप से समस्त तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज। यस, ये तो सही है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड है सामाजिक रूप से समस्त भूमिकाओं को करना, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स को अगर प्ले कर रहा है तो वो बच्चा सामाजिकरण सीखा है उसने। थर्ड है सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सोशल एटीट्यूड है तो भी वो सामाजिक है बच्चा। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित व्यवहार, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ये बिल्कुल नहीं होती सामाजिकरण की विशेषता। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर बच्चा ईगोसेंट्रिक है तो वो सामाजिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो खुद में ही रहना पसंद करता है, उसका व्यवहार आत्म केंद्रित है, तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतया नृतक, एथलीट, सर्जन आदि में पाया जाता है क्या कहलाता है? ओके, डांसर्स, एथलीट्स और सर्जन्स में जो पाया जाता है, ये हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में, मल्टी डायमेंशनल बुद्धि के बारे में, जो बहुबुद्धि सिद्धांत था हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। कल हम इसकी वीडियो देख चुके हैं बिल्कुल अच्छे से, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो डांसर्स होते हैं, एथलीट्स आते हैं, ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आते हैं, जिसको शरीर गति की बुद्धि भी बोला जाता है। ठीक है, जो अपने बॉडी को बहुत अच्छे से घुमा फिरा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सारे स्पोर्ट्समैन इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, स्थानिक बुद्धि कौन सी होती है? स्पेशल, जिसमें चित्रकार और मूर्तिकार आते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कौन सा होता है? जिसमें साइंटिस्ट लोग आते हैं। और म्यूजिकल होती है जिसमें सिंगर्स आते हैं, जिनको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? इमोशनल इंटेलिजेंस का तत्व नहीं है, हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्यमी सामर्थ्यता, एंटरप्रीन्यूरियल कॉम्पिटेंस, सेल्फ मोटिवेशन, इम्पैथी और हैंडलिंग रिलेशनशिप। देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या है? अपने संबंधों को हैंडल करना, रिलेशनशिप को। अगर इमोशनल है हम, हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो हम हैंडल कर पाएंगे, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। परानुभूति, इम्पैथी मतलब दूसरों की अगर हम भावनाओं को समझ रहे हैं तो भी हमारे अंदर इमोशनल है, इमोशंस हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन है तो भी हमारे अंदर मतलब सेल्फ के लिए कुछ फीलिंग्स है, कुछ इमोशंस हैं, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये सारे इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट हैं। बचा क्या? उद्यमी उद्यमी सामर्थ्यता। तो एंटरप्रीन्यूरियल कॉम्पिटेंस नहीं होती, संवेगात्मक बुद्धि के अंदर नहीं आता, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सीडीपी में जो अगर इंग्लिश में ही याद किए जाएं तो सही रहता है, हिंदी में थोड़े सिमिलर सिमिलर से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। सिक्स्थ
क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट लर्न्स न्यू कंसेप्ट सच अ कार्निवोरस एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड नोन बाय हिम सच अ टाइगर, डॉग, लॉयन, लियोपार्ड एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नॉन एज व्हाट? अब देखो, कोई बच्चा है वो बाघ, कुत्ता, शेर को ये समझ को एनालिस करके ये बोल रहा है कि ये मांसाहारी पशु है, उसे पता चल जाता है, तो वो बहुत उच्च कोटि की लर्निंग कर रहा है, वो महाकोटि सीखना इसको कहते हैं। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, महाकोटि सीखना। ठीक है। सेवेंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है बताना है, यानी हमें वर्बल टेस्ट बताना है। तो वर्बल टेस्ट है इनमें से, आर्मी बीटा टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट है, शिकागो भी नॉन वर्बल है, और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये भी नॉन वर्बल है। आर्मी अल्फा है, ये वर्बल टेस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्बल टेस्ट है। इसको फर्स्ट विश्व युद्ध जब हुआ था उसके दौरान यूज किया गया था आर्मी अल्फा टेस्ट को, ये वर्बल टेस्ट में आता है। एट्थ क्या है, ब्रॉन फैन ब्रेनर की थ्योरी से क्वेश्चन है, लॉ एंड कस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ चाइल्ड? ब्रॉन फैन ब्रेनर की थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आप इसको बता सकते हैं। कितने सिस्टम बताए थे ब्रॉन फैन ब्रेनर ने? पहले बताया था माइक्रो, फिर बताया था मैक्रो, मीजो, एक्सो, 5 बताए थे टोटल, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इसमें पूछा है कि लॉ और कस्टम, जो नियम और रीति रिवाज हैं, वो कौन से के अंडर आते हैं? तो ये मैक्रो सिस्टम राइट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो के अंदर कौन से आते हैं? फैमिली वगैरह, फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल वगैरह, ठीक है, ये आते हैं, और रीति रिवाज वगैरह ये मैक्रो सिस्टम के अंडर आते हैं। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल्स जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स। ठीक है, अब यहाँ से कोहलबर्ग की थ्योरी को अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छे से कर सकते हैं। पहले हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल लेवल। देखो, प्री कन्वेंशनल लेवल में कोई बात नहीं होती सोशल नॉर्म्स की, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड है कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और फिर है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल ऐसा कोई लेवल नहीं दिया था कोहलबर्ग ने, तो कन्वेंशनल बचा और पोस्ट कन्वेंशनल बचा, दोनों में ही सोशल नॉर्म की बात होती है। जो कन्वेंशनल लेवल है उसका जो सेकंड स्टेज है उसमें सोशल नॉर्म्स की बात होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, बच्चा सोसाइटी को बिल्कुल उस हिसाब से देखता है कि उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं वो किसी महान इंसान ने बनाए हैं, सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं। तो इसीलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा सेकंड, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, विच इंडिविजुअल जज करता है वो मोरालिटी को बिल्कुल सोशल नॉर्म्स के आधार पे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ना, इसमें बिल्कुल ही मतलब सोशल सोशल हो जाता है बच्चा, और सोचने लगता है कि जो सोसाइटी के जो नियम हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, जज नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। ठीक है, इसकी जो सेकंड स्टेज थी उसमें बात की गई थी सोशल नॉर्म्स की। 10th क्वेश्चन है, विच इज नॉट द कोज ऑफ डेलिक्वेंसी? बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है? शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, या उचित घरेलू वातावरण? तो साफ पता चल रहा है कि कोई बच्चा के अंदर शारीरिक दोष है तो वो अपराधी बन सकता है, गरीबी है तो भी, असफलता है तो भी, और अगर उसे अच्छा घरेलू वातावरण मिल रहा है तो ये कोई अपराध का कारण नहीं है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? अब आपको पता होगा कि कॉग्निशन क्या होता है, जो मानसिक संरचनाएं होती है जो हमारे मन में चलती रहती है, जो हम डिसीजन लेते हैं, थिंकिंग करते हैं या धारणा बनाते हैं कोई, तो ये सारी कॉग्निशन के अंडर आती है, मानसिक संरचनाएं। तो इसका आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है परसेप्शन, जो प्रत्यक्ष बोध है, ये माइंड के अंदर होता है। ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि हमें नोट बताना है। थिंकिंग माइंड के अंदर होती है। वॉकिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन भी माइंड के अंदर होता है, तो वॉकिंग यहाँ से राइट हो जाएगा। कॉग्निशन और वर्किंग का कोई लेना देना आपस में नहीं है, ये बॉडी फिजिकल के अंदर आता है। तो चलना यहाँ से राइट हो जाएगा 11th का थर्ड ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। पहले तो ये बता दीजिए कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज थी? पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी थी उनमें से
पहली थी सेंसरी मोटर, फिर थी प्री ऑपरेशनल, फिर थी कंक्रीट ऑपरेशनल। 7 से 11 साल के बच्चे इसमें आते थे। फिर है फॉर्मल, जिसमें किशोरावस्था के बच्चे आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस वर्ड आया है, मैंने बताया था कि सेंसरी मोटर में होता है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमें कंक्रीट ऑपरेशनल की छांटनी है। The child gains understanding of principles such as conservation, logical thought emerges। तो ये किस में होता है? तार्किक विचारों का प्रकट होना। तार्किक विचार जो प्रकट होते हैं ये फॉर्मल ऑपरेशनल में होते हैं। थर्ड ऑप्शन है द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। और नेक्स्ट ऑप्शन है तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। लॉजिकल थॉट ये फॉर्मल ऑपरेशन की आ गई। तो यहाँ से हमसे कंक्रीट ऑपरेशनल की पूछा है, तो ये हो जाएगा द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली। ठीक है, सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देता है, मतलब उसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो कुछ ना कुछ संकेत करके कुछ कुछ भी सिंबल्स के द्वारा अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको दर्शा सकता है। इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है 7 से 11 साल के बच्चे में। तो 12th ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 12th का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है, मोटिवेशन का घटक नहीं है, ये बताना है। देखो यहाँ से मुझे साफ ही दिख रहा है कि नीड्स, रोट मेमोरी, ड्राइव्स और इंसेंटिव्स में से रोट मेमोरी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत नेगेटिव वर्ड होता है रोट मेमोरी, कभी भी नहीं करानी चाहिए बच्चे को, और ये कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं दे सकता। सबसे पहले ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। तो 13 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का एडजस्टमेंट होती है, जिसमें इनडायरेक्ट में सारे डिफेंस मैकेनिज्म आ जाते हैं। तो हमें डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढना है। शोधन, सब्लिमेशन ये डिफेंस मैकेनिज्म का ही पार्ट है। प्रोजेक्शन ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। रिग्रेशन ये भी इनडायरेक्ट मेथड है डिफेंस मैकेनिज्म। और बाधा निराकरण ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, रिमूविंग ऑफ हर्डल्स, एकदम से ही किसी बाधा को हटा देना, रिमूव कर देना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 14th का। 15th क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया था। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, इसको आप देख लेना, मैं नहीं करवाने वाली, आपको पता होगा ये किसने दिया था। 15th क्वेश्चन का आंसर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। ये भी हमने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है, पियाजे ने दिए थे ये सारे कंसेप्ट, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि पहले जो चीज़ उपस्थित थी उसमें कुछ नई जोड़ रहा है, तो इसको कहते हैं आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। ठीक है, और अगर उसी चीज़ में कुछ मॉडिफाई कर रहा है, कुछ चेंज कर रहा है, तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन। तो वो क्या कर रहा है कि न्यू इन्फॉर्मेशन में कोई नई चीज़ ऐड कर रहा है या उसको एज इट इज़ रखना है, तो एसिमिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 16th का ए आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण, पियाजे से था ये। 17th क्वेश्चन है अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या करना चाहिए अध्यापक को। वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, ठीक है। वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, नहीं ऐसा नहीं होता, ये इसको भी कर देना चाहिए। कई कई बारी थोड़ी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करे, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि वह अपने हर शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। इससे ही उनकी इमोशनल डेवलपमेंट होगा, इनफैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट इसी चीज़ से होंगे। 18th है उत्तर बाल्यावस्था का काल बताना है, आपको पता होगा क्या होता है उत्तर बाल्यावस्था का काल। 2 से 6, 6 से 12, 4 से 7 या 11 से 15, तो 6 से 12 आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, 18 का सेकंड। 2 से 6 कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड। 19th हु वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ एनडीआई मोटिवेशन फॉर्मूला। तो इसका सीधा सा आंसर है जो एनडीआई अभिप्रेरणा सूत्र था वो किसने दिया था, वो हिलगार्ड ने दिया था। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है विच वर्ड वॉज यूज बाय थर्स्टन फॉर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में थ्योरी दी है थर्स्टन ने, हमें पता है। तो उसने क्या कहा है, किस शब्द का प्रयोग कहा है। देखो बुद्धि को क्या कहा है, उन्होंने कहा है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं जो हर किसी के अंदर होती है। थर्स्टन ने बताया कि बहुत ज़्यादा प्राइमरी होती है और हर किसी के साथ जन्म से ही प्रेजेंट होती है बुद्धि। ठीक है,
तो यहाँ से प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को विद्यार्थी के सह विद्यालयी पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता? को स्कॉलस्टिक नहीं गिना जाता। दो चीजें होती है, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक। स्कॉलस्टिक होती है जो स्कूल रिलेटेड होती है, पाठ्यक्रम होता है आपका, करिकुलर सब्जेक्ट्स जिसमें आते हैं, और उसके अलावा जो स्कूल में एक्टिविटीज होती है या कुछ और जो से सिखाया जा रहा है पढ़ाई के अलावा, उसके पाठ्यक्रम के अलावा, वो सारी को स्कॉलस्टिक होती है। तो हमें नोट बताना है, यानी हमें स्कॉलस्टिक ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल स्किल्स, तो ये तो को स्कॉलस्टिक में ही आ गया। एटीट्यूड एंड वैल्यूज, क्रिएटिव स्किल, ये तीनों ही को स्कॉलस्टिक में आ गए, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाठ्यचर्या विषय करिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये स्कॉलस्टिक है, कुछ की बुक्स वगैरह जो होती है स्कॉलस्टिक में आती है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? बता सकते हो, मैं बहुत बार इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो ये विलियम वुंट ने की थी, 1879 में की थी, और जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में की थी विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। 23rd क्वेश्चन है, बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों का स्टाइल अपना लें तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कोहलबर्ग की थ्योरी में, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसमें कोहलबर्ग ने बताया था कि जो बच्चे हैं वो जेंडर को किस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी में क्या होता है, जो छोटे बच्चे ये सोचते हैं कि उनको ज़्यादा पता नहीं होता, वो बाहरी अपीयरेंस से देखते हैं कि किसी लड़की ने अगर फ्रॉक पहनी है, बाल बड़े हैं तो वो लड़की है, और बाल छोटे हैं, पैंट शर्ट पहनी है तो वो लड़का है। फिजिकली अपीयरेंस से लेते हैं, तो जेंडर आइडेंटिटी तो ये होता है। सेकंड होती थी जेंडर स्टेबिलिटी। जेंडर स्टेबिलिटी क्या होता है, उनको ये पता चल जाता है कि जेंडर थोड़ा स्टेबल है, लेकिन फिर भी वो चेंज हो सकता है। अगर कोई लड़का लड़की के कपड़े पहन के आ जाए तो वो लड़की बन सकता है, ऐसा कुछ होता है। जेंडर स्टेबल बीच की एज होती है। और लास्ट वाली होती है जेंडर कंसिस्टेंसी, जहाँ बच्चे को ये पता चल जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसका जेंडर सेम ही रहेगा, कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, चाहे वो कैसा ही कपड़े पहने, कैसा ही अपना लुक रखे। तो यहाँ से जेंडर कंसिस्टेंसी राइट हो जाएगा। लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टेरियोटाइप का इससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 23rd का। 24th, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? अच्छा, समग्र विकास हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूस भी कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें समग्र विकास होता है किसी बच्चे का। ठीक है, मूल्यांकन सर्व रूप से होता है, मतलब उसका स्कॉलस्टिक भी और को स्कॉलस्टिक भी, हर फिजिकल, मेंटल, सोशल, सब तरह का उसका जो असेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। 25th, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? ये वही आ गया डिफेंस मैकेनिज्म। हर एक पेपर में डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया है, तो ये अच्छे से हमें करके जाना है। तो देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन होती है डिफेंस मैकेनिज्म। क्षतिपूर्ति, हाँ क्षतिपूर्ति भी होती है। कंपेंसेशन, रैशनलाइजेशन, औचित्य स्थापन भी होता है। साहचर्य नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। एसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, और ये तीनों है तादात्म्य, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन मतलब अगर उसे किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो वो किसी और चीज़ पे निकाल देगा, ऐसा कुछ। क्षतिपूर्ति, वो एक चीज़ में अगर कमी रह गई है तो दूसरी कहीं और से ही पूरी कर लेगा। तो एसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज? आप अच्छे से बता सकते हो कि ये कौन सी की है, कि अगर दृष्टि से ओझल हो गया तो माइंड से भी ओझल हो जाता है। देखो, प्री ऑपरेशनल नहीं हो सकती, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। पियाजे की स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 0 से 2 साल तक के बीच में ये आती है। अगर उनकी दृष्टि से कोई चीज़ हटा ली जाए, वैसे तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी कंसेप्ट इसी में आता है, बट दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से भी उनके ओझल हो जाती है सेंसरी मोटर स्टेज में। संवेदी गामक अवस्था। 27th, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, नई चीजें सीख रहा है, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहा है। देखो, रोट लर्निंग तो हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड आ जाता है ये तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डिस्कवरी लर्निंग, फोर्थ ऑप्शन।
क्या कर रहा है वो, ऐसी लर्निंग कर रहा है जिसमें बहुत नई चीज़ें, नए रूल सीखने की कोशिश कर रहा है। और अगर किसी भी मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी होती है कि कोई दी हुई सामग्री को बहुत अच्छे से वो रीड करता है और सीखता है, तो उसको मीनिंगफुल मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग। 28, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? टेलर्स थ्योरी का फोर्थ स्टेप हमें बताना है, तो इसका फोर्थ स्टेप था अभिनव सृजनात्मक, इनोवेटिव क्रिएटिविटी। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप था टेलर्स थ्योरी का। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था, बिल्कुल सही है। समस्यात्मक अवस्था, प्रॉब्लम एज, सही है। संघर्ष, तनाव तथा विरोध, हाँ बिल्कुल सही है, स्टेनली हल ने कहा था। स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट अवस्था, स्मार्ट एज, ये बाल्यकाल को बोला जाता है, चाइल्डहुड को। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं पूछा था। अच्छे समायोजन की विशेषता बतानी है। सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक अस्थिरता, अनियमित दिनचर्या। अच्छे समायोजन की बतानी है, तो आत्मविश्वास में कमी नहीं, संवेगात्मक अस्थिरता नहीं, अनियमित दिनचर्या नहीं, सहनशीलता, टॉलरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर टॉलरेंट करने की शक्ति है तो अच्छे से एडजस्टमेंट कोई भी कर सकता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन टीजीटी लेवल 2 के 2019 के एग्जाम के।